जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो ओम्स लॉ उसी से रिलेटेड है। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिखवा चुका था, तो वही डेफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, स्टेटमेंट ये कर रहा है कि इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंडक्टर लें, कंडक्टर कहने का मतलब यहाँ पे वायर की बात की जा रही है, और वायर में अगर दो पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करते हैं वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वायर के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मात्रा भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों जो है डायरेक्टली रिलेशन में है, अगर घटेगा तो दोनों घटेगा और बढ़ेगा तो दोनों घटेगा। इसको मैथमेटिकली हम लिखे हैं v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और जब ये प्रोपोर्शनल मतलब अल्फ़ा का साइन हटाते हैं तो इसके लिए इक्वल लाते हैं। इक्वल लाए तो ये आया v इक्वल टू आर आई, प्रोपोर्शनल के बदले r आया, जहाँ पे r क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट का काम करता है। अब ये जो r रेजिस्टेंस है इसी के बारे में सारा चैप्टर अभी कहेगा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नया फार्मूला बन जाता है ओम्स लॉ का, v इक्वल टू आई आर या फिर आर आई भी बोल सकते हैं, जनरली v इक्वल टू आई आर इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये था ओम्स लॉ। अब हम इसका थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।